नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशीष कुमार। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट जेन प्लस पर। अब तैयारी नेक्स्ट लेवल। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पीएसएस के सेशन चल रहे थे और एक ज्योग्राफी की क्लास में ले चुका हूं। आज है पीएसएस 6 का टाइम, है ना। पीएसएस 6 को कंप्लीट करेंगे और उम्मीद है ये क्लासेस आपको अच्छे से पसंद आ रही होगी। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं पीएसएस 6 का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है? आर्टिकल 141, आर्टिकल 145, आर्टिकल 124, नन ऑफ दिस। इसमें से जो आंसर होगा बेटा वो होगा आर्टिकल 124, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के तहत जो होता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे बेटा। अगला प्रश्न आपसे कहता है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु यानी कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए बेटा 35 साल, 21 साल, 25 साल, 30 साल। तो कम से कम 25 वर्ष तक की आयु विधानसभा का सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, बी, डी बेटा गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? साधारण विधेयक को सबसे पहले कौन से सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में, या किस किस सदन में पेश किया जाता है? तो बेटा जो बात हो रही है यहां पर किसकी हो रही है? साधारण विधेयक की हो रही है बेटा बात। साधारण विधेयक, और साधारण विधेयक क्या हो सकता है बेटा? कहीं पर भी पेश हो सकता है। पहले लोकसभा में, हाँ लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में, राज्यसभा में भी हो सकता है। दोनों ही सही है, पर लेकिन दोनों सही नहीं हो सकते, है ना। दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही नहीं मानेंगे। लोकसभा में भी होगा, राज्यसभा में, दो आंसर थोड़ी होंगे। तो यहां पर कह रहा है किसी भी सदन में, तो बेटा ये सही हो जाएगा, किसी भी सदन में। क्लियर हो जाएगी बात। साधारण विधेयक किस सदन में हो सकता है पेश? किसी भी सदन में हो सकता है पहले पेश। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक ऑडियो टूल है? इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑडियो टूल है? यहां पर डिस्क्लेयर, डिस्क्लेयर, एविडेमिक्स, ब्लेंडर, ऑडोर। तो इसका आंसर क्या बेटा हो जाएगा? ऑडोर। ये क्या है? एक ऑडियो टूल है। ऑडियो टूल है कौन सा? ऑडोर। अगला ऑप्शन, प्रश्न नंबर 5, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन वर्ल्ड निबल? एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो बेटा एक निबल में कितने बिट्स होंगे? 2, 4, 6, 8, 4। ये ऑप्शन है। 2 भी नहीं होगा बेटा, 6 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा 4। इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? 4। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द ओरिजन ऑफ स्पेसिस, द ओरिजन ऑफ स्पेसिस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो द ओरिजन ऑफ स्पेसिस जो पुस्तक बेटा लिखी गई है, इसमें प्रजातियों या जनजातियों के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? लियो टॉल्स्टॉय? नहीं बेटा, लियो टॉल्स्टॉय द्वारा नहीं लिखी गई। चार्ल्स डार्विन, हाँ बेटा चार्ल्स डार्विन बिल्कुल सही आंसर। यह जो पुस्तक लिखी गई है चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई है। आइंस्टीन और सीवी रमन भी बेटा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष, चेयरमैन कौन होता है? तो मैंने बताया था माल सेवा कर जो स्टार्टिंग की बात मैंने बताई थी कि 2016 के अकॉर्डिंग हुआ था, पहले वाले सेट में मैं बता चुका हूं। अब यहां पे बात कह रहा है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर केंद्रीय वित्त मंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत का प्रधानमंत्री, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो बेटा इसमें से अगर हम बात करते हैं भारत का उपराष्ट्रपति गलत हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री भी गलत हो जाएगा, और चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर भी गलत हो जाएगा, मुख्य आर्थिक सलाहकार भी गलत हो जाएगा। तो क्या होगा बेटा इसका आंसर? भारत केंद्रीय वित्त मंत्री।
केंद्रीय वित्त मंत्री बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं कई सेट पेपर्स में अपनी बात को, कि हमारी टीम का काम केवल आपको पढ़ाना नहीं है, हमारा काम है आपको नौकरी तक पहुंचाना, आपका सिलेक्शन पक्का करवाना, जिसके लिए हम अपनी मैराथन क्लास भी दे रहे हैं। अब आने वाले टाइम में बहुत जल्दी 100 क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है, जो कि यूपी स्पेशल जीके की होगी, और इसके साथ साथ मैं आपके सेट पेपर भी लेकर चल रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो जैसे कि एक प्रश्न हमारे सामने है, तो जब मैं आपको इंडिया के टेम्पल पढ़ाऊंगा या इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं जो मैपिंग का जो हिस्सा होगा वो बिल्कुल ही अलग तरीके से करवाऊंगा। इंडिया की मैपिंग ही अलग तरीके से हम समझेंगे। फिलहाल अभी के लिए मैं इसमें तुम्हें समझा देता हूं कि यहां पर उत्तर प्रदेश में कौन सा मंदिर पड़ेगा। तो यहां पे लिखा है नचना कोठार मंदिर। तो नचना कोठार मंदिर बेटा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा मंदिर भी बेटा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। फिर आपसे कह रहा है भुमरा का शिव मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर बेटा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो आपसे पूछा उत्तर प्रदेश में, तो एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, देवगढ़ दशावतार मंदिर। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है? देवगढ़ दशावतार मंदिर है। बेटा उत्तर प्रदेश में कहां पे है ये? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है ये? ललितपुर में। और मैंने पहले सेट में पढ़ाया था कि ललितपुर में कौन सी चीज थी? शोरा। मैंने बताया था कि मेरे एक मित्र हैं ललित, उनके नाम पर मैंने एक ट्रिक बनाई थी शेर, कि ललित सर जो है वो शेर हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ललितपुर का शोरा। नृत्य की बात जब वहां पर हुई थी तो शोरा मैंने बताया था। क्लियर है? तो ललितपुर में कौन सा मंदिर है हमारे? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्लियर हो गई बात? अगले प्रश्न को देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है? घोषिताराम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, तो महात्मा बुद्ध कुछ समय के लिए अपना विश्राम करा होगा उन्होंने। ठीक है, तो बात हो रही है घोषिताराम की। तो घोषिताराम कहां पर स्थित है? राजगृह में, चंपा में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में। तो बेटा ये तीन तो जो शुरू वाले हैं ये तो हो जाएंगे गलत, ये हो जाएंगे गलत। इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? कौशाम्बी। घोषिताराम कहां पड़ेगा बेटा? कौशाम्बी में, जहां पर महात्मा बुद्ध ने कुछ समय बिताया था। चलिए अपना अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमसे क्या कहता है? अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। विलय मतलब मिला। अवध राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिल गया, कब शामिल हो गया, ये वाली बात है। विलय का मतलब क्या हो गया? शामिल की बात हो रही है बेटा, ऐड हो जाना। क्लियर हो जाएगी ये बात? अब यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं 1856, 1855, 1854 और 1853। तो बेटा इसका सही आंसर होगा 1856। अवध कब विलय हो गया था ब्रिटिश साम्राज्य में? 1856 में विलय हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग, पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग की बात कर रहा है। यह निम्न में से किससे होकर नहीं गुजरता? किससे होकर नहीं गुजरता? तो फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ, यहां से तो बेटा होकर गुजरता है। फैजाबाद, आजमगढ़ और मऊ यहां से तो होकर गुजरता है। तो किससे होकर नहीं गुजरता? बस्ती से होकर नहीं गुजरता। इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा बस्ती, ऑप्शन बी। क्लियर? अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा स्थान है जो चीनी मिट्टी, बुलंदशहर के जिले का कौन सा स्थान है जो चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए सिकंदराबाद, ऑप्शन डी डंगोर, ऑप्शन सी खुर्जा, ऑप्शन डी मेरठ। तो बेटा इसका सही आंसर जो होगा वो होगा खुर्जा। खुर्जा जो है
उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी की वस्तुओं के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे कहता है, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, वो कहां पर है, ये आपसे पूछ रहा है। कह रहा है यह मिल कहां स्थित है। तो हरदोई, हाथरस, कानपुर, सहजानवा। तो यहां पे गोरखपुर की बात हो रही है। ठीक है, हरदोई, हाथरस, कानपुर, गोरखपुर। तो बेटा इसका सही आंसर क्या होगा, गोरखपुर सहजानवा। यह गोरखपुर सहजानवा में स्थित है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 आपके आंखों के सामने। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ठीक है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। कहां पर है बेटा, सहारनपुर में। पहला ऑप्शन है अलीगढ़, ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है गोरखपुर, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है मुरादाबाद, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा सहारनपुर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी, ठीक है, क्या है, एक तीर्थ केंद्र है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है। तो भैया काशी पे क्या जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं लोग, गंगा में अस्थियां भी विसर्जन करते हैं, है ना। तो काशी कौन सी नदी के किनारे हुआ, गंगा नदी के किनारे हुआ। ठीक है, तो काशी कहां पर है, गोमती नदी के किनारे नहीं, सरयू नदी के किनारे नहीं, यमुना नदी के किनारे नहीं, कौन सी नदी के किनारे बेटा, फिर गंगा नदी के किनारे। तो गंगा नदी क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अपना अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की प्रथम संगति कब हुई थी। बौद्ध धर्म की प्रथम संगति बेटा कब हुई। तो बौद्ध धर्म की प्रथम संगति कब हुई, देखिए ऐसा हुआ कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद ही क्या हुआ, प्रथम संगति। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब होती है, 483 ईसा पूर्व में। तो बौद्ध धर्म की प्रथम संगति भी बेटा कब होगी, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, एशियंट हिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं इसे पूरा विस्तार से बताऊंगा कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ये संगतियां कब हुई, इनके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इसमें किसका समयकाल चल रहा था। जैसे एक आपको ट्रिक पता होगी, ए से अजातशत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक और के से कनिष्क, है ना। ये राजाओं के नाम बताए हैं, इनकी राजधानियां कौन सी थी पूरा डिटेल में हम देखेंगे। फिलहाल आते हैं अपने प्रश्न पर। बौद्ध धर्म की प्रथम संगति बेटा कब हुई, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। यहां पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। क्लियर रहेगी बात। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे कहता है, महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। आनंद, राहुल, उपाली, देवदत्त। देखिए आनंद महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई थे और प्रिय शिष्य थे। आनंद महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई और प्रिय शिष्य थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद। उपाली बेटा नहीं, ये गलत आंसर है, उपाली। देवदत्त, देवदत्त भी बेटा क्या है, चचेरे भाई और शत्रु। चचेरे भाई और शत्रु। देखिए महात्मा बुद्ध के दो चचेरे भाई हैं, एक है देवदत्त जो बना शत्रु और एक है आनंद जो कि बना प्रिय शिष्य है। महात्मा बुद्ध के बेटे का क्या नाम है बेटा, राहुल। महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम क्या है, राहुल। राहुल का अर्थ होता है बंधन। ठीक है, राहुल का बंधन क्या अर्थ क्या होता है, राहुल का जो अर्थ होता है, पूछ लेगा एग्जाम में, महात्मा बुद्ध के बेटे के नाम का अर्थ क्या है, राहुल का नाम का अर्थ क्या है, हम कहेंगे बंधन। बंधन, बंधन। महात्मा बुद्ध के बेटे के नाम का अर्थ क्या है, राहुल का बंधन होगा बेटा। अच्छा, महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे। महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य का नाम, प्रथम शिष्य, प्रथम शिष्य, प्रथम भिक्षु की बात हो रही है, तो बेटा कौन थे, यश। प्रथम शिष्य पूछेगा तो आप बताओगे यश, और प्रिय शिष्य पूछेगा तो आप बताओगे आनंद। यश कहां का था बेटा, बनारस का। बनारस, बनारस के राजा का बेटा था ये। अगर प्रथम भिक्षुणी पूछता है आपसे, महिला,
प्रथम महिला शिष्य, प्रथम महिला शिष्य, प्रथम महिला शिष्य या भिक्षुणी, प्रथम बौद्ध भिक्षुणी, तो आप बताएंगे किसको? महामाया ना, प्रजापति गौतमी। महामाया तो इनकी माता थी जिनकी डेथ हो गई थी। प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, इन्होंने इन्हें पाला पोसा था। क्योंकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु, महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद 7 दिन बाद ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया था और प्रजापति गौतमी ने ही इन्हें पाल पोस कर बड़ा करा था। तो ये प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। क्लियर है? बाकी विस्तार से अपनी क्लासेस में देखेंगे ही, जैसा मैं कई बार आपको बता चुका हूं। चलिए, बाबर के मकबरे को आराम बाग से काबुल कौन ले गया? बाबर के मकबरे को आराम बाग से काबुल कौन ले गया? तो बेटा यहां पर ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी, जहांगीर। ठीक है, तो बाबर का मकबरा था, पहले हम बताते हैं बाबर का मकबरा कहां था। बाबर का जो मकबरा था बेटा, बाबर का मकबरा कहां पर था? देखिए, बाबर को ना बहुत ज्यादा शौक था फल फूल बगीचों का। तो बाबर ने एक बगीचा बनवाया था, अफगान बाग, आराम बाग। अफगान बाग भी बोलते हैं, आराम बाग भी बोलते हैं। कहां पर है? आगरा में। बाबर ने क्या बनवाया था? मकबरे की बात करते हैं तो पहले हम देखते हैं आराम बाग में। आराम बाग, आराम बाग का दूसरा नाम क्या बेटा? अफगान बाग, अफगान बाग। यहां पर बाबर के शव को रखा गया। यहां पर क्या हुआ बेटा? बाबर का शव रखा गया, बाबर का शव यहां रखा गया। मैं बात कर रहा हूं मकबरे से संबंधित, है ना, बाबर के मकबरे से संबंधित। बाबर का जो शव था वो कहां रखा गया? आराम बाग, अफगान बाग, आगरा में रखा गया। क्लियर हो जाएगी बात बेटा? पर लेकिन इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी यूसुफ जाई, ठीक है, बाबर की पत्नी यूसुफ जाई, बाबर की पत्नी, बाबर की पत्नी कौन सी वाली? यूसुफ जाई, यूसुफ जाई, बाबर की पत्नी यूसुफ जाई, ये क्या करती है? आगरा से, आगरा से काबुल, आगरा से काबुल ले जाती है, आगरा से काबुल ले जाती है। किसे? बाबर के शव को, बाबर के शव को। तो बाबर का जो मकबरा है वो कहां पर है? काबुल में। बाबर का मकबरा कहां है? काबुल में। मैं से ग्रीन से कर दे रहा हूं बेटा, फोकस कीजिएगा। अभी वर्तमान में कहां है? काबुल में। पहले कहां था? आगरा में। पहले कहां था? आगरा में। आगरा से काबुल कौन ले गया? यूसुफ जाई। आगरा से काबुल कौन ले गया? यूसुफ जाई। आगरा में किस जगह है? आराम बाग, अफगान बाग में। आराम बाग, अफगान बाग किसने बनवाया? खुद बाबर ने। ठीक है, बाबर ने, बाबरनामा में भी लिखा है इसके बारे में। अब यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं, बाबर के मकबरे को आराम बाग से काबुल कौन ले गया, तो हमने तो पढ़ा कि यूसुफ जाई ले गई। यहां तो ऑप्शन सर है ही नहीं यूसुफ जाई, यहां पर दिया हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी, जहांगीर। तो बेटा बाबर का जो बेटा है वो कौन है? हुमायूं, है ना। हुमायूं, हिंदाल, अस्करी, है ना, ये कौन थे? बाबर के बेटे थे। तो बाबर के बाद कौन राजा बना? बाबर के बाद जो बादशाह बना वो कौन बना? हुमायूं। तो बाबर किसके समय में गया होगा आरामबाग से कहां ले गए होंगे? काबुल। यूसुफ जाई किसके टाइम पे ले गई? हुमायूं। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं। अगर एग्जामिनर इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ ले तब भी आप आंसर कर देंगे। और ये मैं सेट पेपर करवा रहा हूं, अभी मैं कोई फाउंडेशन बैच नहीं पढ़ा रहा, अभी तो केवल सेट पेपर और मैराथन पे हम। जिस दिन हम फाउंडेशन बैच पढ़ेंगे उस दिन तो ये समझ लो मजे ही आ जाने आपके। आपको ऐसी बातें जानने को मिलेंगी कि बस ये समझ लो एग्जाम सेंटर में मजे ही मजे हैं आपके। चलिए फिलहाल अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी भारत में
ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। ऐसी कौन सी नदी है जो ब्रह्म घाट पर मिलती है कर्णाली नदी से और घाघरा नदी बन जाती है? तो देखिए भैया, नेपाल वाले क्षेत्र से दो नदियां निकलती हैं। नेपाल के क्षेत्र से दो नदियां निकलती हैं। ठीक है, नेपाल क्षेत्र से बेटा कौन सी नदियां निकली? दो। एक नदी का नाम है काली और दूसरी नदी का नाम है कर्णाली। एक नदी बेटा कौन सी है? काली। और दूसरी नदी बेटा कौन सी है? कर्णाली। बेटा बात समझ में आ रही है? काली और कर्णाली। एक बार रफ कर देते हैं इसको, सही से लिख देते हैं दूसरे पेज से। काली और कर्णाली, नेपाल क्षेत्र से दो नदियां निकली, एक का नाम है काली, दूसरी का नाम है कर्णाली। और यहां पर आपने बना दिया इंडिया का बॉर्डर। इस वाले पार्ट को हमने क्या कह दिया? नेपाल। ये नेपाल में है। इस वाले पार्ट को हमने क्या कह दिया भैया? नेपाल कह दिया। नेपाल के बाद यहां लग गया इंडिया। नेपाल के बाद यहां क्या लग गया? इंडिया। इसका मतलब नेपाल से चलकर ये इंडिया में आ गई, नेपाल से चलकर ये इंडिया में आ गई। तो काली जब इंडिया में आई तो काली का नाम बदलकर क्या हो गया? शारदा। काली का नाम बदलकर बेटा क्या हो गया? शारदा। काली कहां से आई? नेपाल से। नेपाल से जैसे मान लीजिए ये आपकी जो सीमा है, जो मेरा हाथ है, ये जो सीमा है आपकी, ये क्या है? इंडिया और नेपाल का बॉर्डर। जैसे मान लो मैं काली नदी हूं, मैं बहते हुए आई और मैं इंडिया में प्रवेश कर गई, तो मेरा नाम काली से क्या हो गया? शारदा हो गया। क्लियर हो गई बात? अब कर्णाली नदी की बात करते हैं। कर्णाली नदी का नाम तो कर्णाली रहेगा या घाघरा हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा बेटा? घाघरा हो जाएगा। क्लियर है? और जब ये दोनों नदियां मिल जाएंगी तो कौन सी नदी कहलाएगी? ये घाघरा कहलाएगी। क्लियर है? इसने सहायक वायक नहीं पूछा, इसने कॉन्सेप्ट पूछ लिया। ना ओरिजिन पूछा, उद्गम नहीं पूछा इसने, ना मुहाना पूछा, रिवर माउथ। इसने बताया कि बताओ ऐसे करेंगे तो क्या होगा। क्यों पूछ लिया? ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे हो गया? तो कैसे, क्यों, कब, इसके आंसर है नेक्स्ट जन के पास, वो आपको मिल जाएंगे यहां पर। तो चलिए, भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से घाघरा नदी बन जाती है। कौन सी है भैया? अभी बताया, शारदा है। बात समझ में आ गई? काली कर्णाली दोनों क्या बन जाएंगी? शारदा, क्या नाम है, घाघरा बन जाएंगी। और काली है कौन सी? शारदा। अभी यहां पे लिखवाया तो राप्ती, ताप्ती सब गलत हो जाएगा, गंडक सरयू भी गलत हो जाएगा। ठीक है, शारदा इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 20। भूमध्य सागरीय वन झाड़ियां किस जलवायु क्षेत्र में है? अब देखना, भूमध्य सागरीय। अब भाई मैंने मैराथन क्लास पढ़ाई थी, मैंने ना तो घास के मैदान पढ़ाए, ठीक है, और ना मैंने भैया जलवायु पढ़ाई। अभी मैंने क्या कहा था? ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 अभी आना बाकी है, तो पार्ट 2 में ये आपको देखने को मिलेगा। पर लेकिन मैंने पढ़ाया इस तरीके से है कि यदि अगर आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर ध्यान दिया हो तो आंसर कर दोगे। अब लॉजिक इस्तेमाल करेंगे कैसे साहब? ऐसे कैसे कर देंगे? लैटिट्यूड का जलवायु से क्या मतलब है भैया? मैंने बताया था लैटिट्यूड शो किसको करते हैं? लैटिट्यूड अक्षांश किसको प्रदर्शित करते हैं? लैटिट्यूड अक्षांश किसको प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई? लैटिट्यूड अक्षांश प्रदर्शित करते हैं बेटा जलवायु को, क्लाइमेट को। जलवायु क्लाइमेट को प्रदर्शित करते हैं। बताया था नहीं बताया था? अब यहां पर बात कर रहा भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियां। भैया भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा कौन सी है भैया? 0 डिग्री। 0 डिग्री पर मैंने बताया था इक्विनोक्स होता है, विषुव होता है 21 मार्च 23 सितंबर को। इक्विनोक्स कब होता है? विषुव 2 बार होता है, बसंत विषुव, शरद विषुव। 21 मार्च 23 सितंबर। जब सूरज की रोशनी 2 बार वर्टिकल लंबवत पड़ेगी तो भूमध्य रेखा गर्म नहीं हो जाएगी? तो गर्म हो जाएगी, तो गर्म शीतोष्ण हो गया मेरे भाई। भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियां कैसी होंगी? गर्म होंगी भाई। पूरे दिन उस झाड़ियों पर धूप पड़ेगी तो गर्म हो जाएंगी। तो पहला आंसर है गर्म शीतोष्ण क्षेत्र। तो बेटा यही आंसर हो गया, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र हो जाएंगी। पढ़ाया नहीं है जलवायु, लैटिट्यूड से लॉजिक लगवा दिया मैंने। पढ़ाने का तरीका ऐसा है। चलिए, भूमध्य वृत्तीय क्षेत्र, भूमध्य वृत्तीय क्षेत्र तो हो ही नहीं सकता,
ठीक है। ठंडे शीतोष्ण, भैया ठंडे कहां से हो जाएंगे, पोल की बात थोड़ी हो रही है, ये भी कट जाएगा। गर्म क्षेत्र, गर्म क्षेत्र कह सकते हैं पर लेकिन जलवायु तो शीतोष्ण में चलेगी ना, तो इसलिए ये भी कट जाएगा। ठीक है, चलिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा कुछ टफ नहीं है ज्योग्राफी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे ज्यादा जूट कहां पैदा होती है? ठीक है, बांग्लादेश, चीन, बर्मा। एक बात ध्यान रखो, देखो विश्व में सबसे ज्यादा जूट कहां पैदा होती है? विश्व में सबसे ज्यादा जूट भारत में पैदा होती है बेटा। विश्व में सबसे ज्यादा जूट अपने इंडिया भारत में पैदा होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, योगक्षेम वहाम्यह, योगक्षेम वहाम्यहम किसका आदर्श वाक्य है? किसका आदर्श वाक्य है? मैं योगक्षेम सबका पालन करता हूं, मैं योगक्षेम सबके प्रावधान के लिए हूं, ये कौन कहता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कभी नहीं कहता भाई, स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ने तो बोला ही नहीं। लोकसभा, लोकसभा से क्या मतलब है इस बात का? प्रधानमंत्री का कार्यकाल, बड़े हंसने वाली बात है, ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए था। प्रधानमंत्री का कार्यकाल से इसका कोई लेना देना नहीं है। LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, LIC कहती है योगक्षेम से मैं खड़ा हूं। ठीक है, योगक्षेम वहम्यम, ये किसका आदर्श है बेटा? LIC का, जीवन बीमा पॉलिसी का। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय बैंकों में सभी अंशधारकों के पास एक समान प्रारंभिक अभिधान, एक समान प्रारंभिक अभिधान, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक समान प्रारंभिक अभिधान शेयर होता है? देखिए कोई भी बैंक होगा, देखिए एक बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक, कोई भी चीज अगर होगी, जैसा मान लिया जाए मैं हूं, मेरी कोई कंपनी है, मेरी कोई कंपनी बेटा क्या करेगी, उसमें 50% या 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग मैं अपने पास रखूंगा। अगर मैंने अपनी शेयर होल्डिंग 51% या 52% या 50% से ज्यादा गवर्नमेंट को दे दी तो वो गवर्नमेंट की हो जाएगी, या किसी और को दे दी तो वो उसकी हो जाएगी। यानी 50 या 50 से ज्यादा की शेयर होल्डिंग किसके पास रहेगी? ऑनर के पास, मेरे पास, जिसे अपने पास रखनी है। पर लेकिन यहां पर ना समान प्रारंभिक अभिधान कौन करता है? ऐसा कौन सा बहुपक्षीय बैंक है? एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं, एशियाई विकास बैंक नहीं करता। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, भैया भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भारतीय रिजर्व बैंक बेटा? इसलिए नहीं होगा, पहली बात तो उसमें किसी का खाता वाता तो खुलना है नहीं। आपने कभी देखा कि नाबार्ड में किसी का अकाउंट खुला हुआ हो, रिजर्व बैंक में किसी का अकाउंट खुला हुआ हो? ये बैंक वो बैंक होते हैं जो क्या करते हैं, ये विशेष रूप से बने होते हैं लोगों की सेवा के लिए और लोगों के हित के लिए। उनसे जो कार्य होती हैं, योजनाएं होती हैं, उनका काम करते हैं, जो इनके पर्टिकुलर कार्य होंगे वो करेंगे, अकाउंट वगैरह नहीं खुलेंगे इनमें। ठीक है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये भी नहीं होगा बेटा। इसका सही आंसर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर रहेगी बात? समान प्रारंभिक अभिधान। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का कौन सा संगठन करता है? मुद्रास्फीति, ठीक है, कौन बनाता है भैया? वित्त आयोग बनाता है क्या? नहीं। नीति आयोग बनाता है क्या? नहीं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड बनाता है क्या? नहीं। प्रतिभूति विनिमय बोर्ड भी नहीं बनाता बेटा। कौन बनाता है? RBI बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन बनाता है मुद्रास्फीति? मुद्रास्फीति का ऑर्गेनाइज कौन करता है बेटा? मुद्रास्फीति ऑर्गेनाइज करता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर हो गई बात? यहां पे कह रहा है इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया, भैया कैसे करता है इन्फ्लेशन को हैंडल? देखिए एक पार्ट होता है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टर्म्स होते हैं दो। ठीक है, कौन कौन से? जैसे डायरेक्ट में चले गए अपने यहां पर देख लिया, CRR, SLR है ना, NDTL पर काउंट करे जाते हैं। NDTL क्या होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ये बैंक का दिन की कमाई होती है, इसके आधार पर CRR, कैश रिजर्व रेशियो निकाला जाता है। ठीक है, डेली बेस पर होता है, ये डेली निकलेगा। ये सारी जानकारी जब हम आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है, तब आपको बड़े डिटेल से समझा देंगे। चलिए फिलहाल के लिए अभी आंसर हो गया भारतीय रिजर्व बैंक। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है?
गाय, बाघ, चीता, हाथी। एकदम एक्साइटमेंट में मत आ जाना कि गाय लगा दो, एकदम एक्साइटमेंट में गाय मत लगा देना और न चीता लगा देना। सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बाघ, टाइगर। ठीक है, टाइगर। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है। टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है? क्लियर? बाघ, टाइगर सही आंसर हो जाएगा इसका। मेखला चादर, भैया मेखला चादर तो मैंने खुद इसे छू के देखा, बहुत अच्छा कपड़ा होता है। जब मैं असम में रहता था तो वहां की महिलाएं मेखला चादर को बहुत प्यार करती थी और बहुत अच्छे रूप से पहना करती थी। तो मेखला चादर किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? तो बेटा गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, असम। तो तीनों ऑप्शन हो जाएंगे गलत, असम हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर रहेगी बात? असम इज द करेक्ट आंसर। मेखला चादर असम के लोग पहनते हैं बेटा, असम की महिलाएं। चलिए, गांधी जी का दांडी मार्च प्रारंभ हुआ बारदोली, अहमदाबाद, सूरत। तो सभी को पता है अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था नमक का सत्याग्रह था भैया। ये दांडी मार्च, दांडी मार्च नमक के लिए हुआ था। ठीक है, तो अहमदाबाद क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन से संबंधित तो प्रश्न आने ही आने हैं। भूदान आंदोलन किसके द्वारा हुआ प्रारंभ? रविन्द्रनाथ टैगोर, बिल्कुल गलत। राजा राम मोहन राय लोहिया, गलत हो जाएगा। राजमनोहर लोहिया भी गलत हो जाएगा। अरविंद घोष भी गलत हो जाएगा। सही आंसर होगा विनोबा भावे, विनोबा भावे। सी इज अ करेक्ट आंसर। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच, भैया नाम सुनते पता चल गया पूना पैक्ट की बात हो रही होगी। गांधी जी और किसके बीच? बी आर अम्बेडकर के बीच क्या हुआ था? पूना पैक्ट पर चर्चा हुई थी। इन दोनों के बीच विवाद रहा था जिसमें महात्मा गांधी गुस्सा हो जाते हैं, अन्न शन्न शुरू कर देते हैं, अम्बेडकर जी को झुकना पड़ता है और उनकी बात को मानना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं ये कब हुआ था। ये हुआ था 1932 में बेटा। कब हुआ था? 1932 में। मैंने तुम्हारी तरफ देखकर बोल दिया 1932, पलट कर देखा सभी 1932, यानी कि वो पूरे डिटेल में पूछ रहा है। जुलाई 1932 नहीं भैया, नवंबर 1932 ये भी गलत हो गया, अगस्त 1932 ये भी गलत हो गया। कब होगा बेटा? 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 बेटा। कब हो जाएगा? सितंबर 1932। डी इज अ करेक्ट आंसर बेटा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य, आप सभी चाणक्य को जानते होंगे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के पुरोहित थे। चाणक्य की मृत्यु क्यों हुई थी? देखिए, चाणक्य की मृत्यु इस प्रकार से हुई थी कि जब जो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी धुरधरा, धुरधरा, धुरधरा गर्भवती थी। धुरधरा क्या थी बेटा? गर्भवती थी। और चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य क्या करते थे? जहर का खाना दिया करते थे, विषाक्त भोजन। विषाक्त भोजन मतलब विष का भोजन दिया करते थे। और यह बात चंद्रगुप्त मौर्य को भी नहीं पता थी। वह उनके साथ बचपन से ऐसा करते थे। वह क्या करते थे? वह उनको थोड़ा थोड़ा जहर करके देते थे और एक दिन जहर की डोज उन्होंने बढ़ा दी। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को क्यों देते थे जहर का खाना? क्योंकि कभी कोई भी राजा या कोई राज्य जब उनका भोजन करे, उनके वहां पे भोजन के लिए वह जाए मेहमान बनकर, तो कोई उन्हें जहर मिला के ना दे दे। और यदि जहर मिला के दे भी दे तो चंद्रगुप्त मौर्य पर कोई असर ना हो, क्योंकि उनकी बॉडी जहर खाने योग्य हो चुकी थी। पर लेकिन यह बात ना तो चंद्रगुप्त मौर्य को पता थी और ना ही उनकी पत्नी दुर्धरा को। तो एक दिन दुर्धरा के साथ चंद्रगुप्त मौर्य खाना खा रहे थे और चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी दुर्धरा, वो बेहोश होकर गिर गई। उनके गर्भ में बच्चा था। यह बात जैसे ही चाणक्य को पता चली तो चाणक्य एकदम दौड़कर गए और उन्होंने देखा कि दुर्धरा की मृत्यु हो चुकी है, पर लेकिन उनके गर्भ में जो बच्चा था उसे बचाया गया। तो चाणक्य ने दुर्धरा का पेट चीर दिया और चीरने के बाद उस बच्चे को बचा लिया। जहर की एक बूंद, विष की एक बूंद उस बच्चे तक पहुंच गई, इसीलिए उस बच्चे का नाम क्या रखा गया? बिंदुसार। इसीलिए उस बच्चे का नाम क्या रखा गया? बिंदुसार। किसके बच्चे की कहानी की बात हो रही है? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो भैया यही तो पूछा है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का क्या नाम था? बिंदुसार। मैंने पूरी कहानी बता दी कि बिंदुसार कहते हैं, क्यों कहते हैं ये बता दिया मैंने। बिंदुसार के और क्या नाम थे? बिंदुसार के और क्या नाम थे? सिंह सेन,
सिंहसेन, ठीक है, सिंहसेन और अमित्रघात, सिंहसेन और अमित्रघात, इनके दो नाम और थे, सिंहसेन अमित्रघात। बिंदुसार नाम कैसे पड़ा था? इस प्रकार। अब जब बिंदुसार को बड़े होकर पता चला, जब वो राजा बन गया, कि चाणक्य की वजह से मेरी माता दुर्धरा की मृत्यु हुई है, तो उन्होंने क्या करा, कारावास में डाल दिया चाणक्य को। पर लेकिन राजमंत्रियों ने समझाया कि बेटा आज आप जिंदा हो, आज आप राजा बने हुए हो, तो केवल चाणक्य की बदौलत, वो चाहते तो आप भी मर चुके होते। बिंदुसार को पश्चाताप हुआ, वह चाणक्य के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे कहा कि मैं क्षमा चाहता हूं। पर लेकिन चाणक्य अपनी हट पर अड़ गए और उन्होंने निर्जला व्रत रख लिया, जिसके कारण चाणक्य की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद है कि सिंहसेन, अमित्रघात, बिंदुसार, बिंदुसार नाम कैसे पड़ा, ये सारी कहानी आपके समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? तो भैया अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। बाघ और शेरों को कौन रख सकता है? भैया शेरों को पालने वाला उनका बाप शेर ही हो सकता है। और भारत क्या है? भारत एक शेर देश है। ठीक है, तो भारत क्या है? एक शेर देश है। तो भारत ही एक ऐसा देश है जो बाघ और शेरों को पाल रहा है, प्राकृतिक देता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं 32। प्रश्न नंबर 32 आपसे क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ आपके दांत ही है भैया। ठीक है, जो कैल्शियम फास्फेट, जो क्या है, कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होते हैं और जल में नहीं घुलता है। ठीक है, जल में भी नहीं घुलेगा, कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट नहीं, न्यूक्लियोटाइड नहीं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये तो भैया डीएनए हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब तो हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा? दंतवल्य, दांत, दंतवलक। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो जाएगी बात। प्रश्न नंबर 33। निम्न में वायु दाब को मापने वाला उपकरण, देखिए वायु दाब पेटियां पढ़ाई थी, तो वायु को जो प्रेशर को जो मापता है वो कौन है? बैरोमीटर। तो ऑप्शन ए क्रोनोमीटर गलत हो जाएगा, एमीटर भी गलत हो जाएगा, एनीमोमीटर भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर बेटा क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बैरोमीटर वायु दाब का मापन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। किस किस को? बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये होते क्या हैं? यहां पर कह रहा है लेंथेनाइटस नहीं, एक्टिनाइटस नहीं, क्षारीय धातु, क्षार धातु नहीं। ये क्या है बेटा? उपधातु हैं। ठीक है, मेटलॉइड्स हैं, ये उपधातु हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 34 का आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कमी से स्कर्वी एसिड वो स्कर्वी रोग होता है? तो कल मैंने आपको एक सेट पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भैया इसमें से कौन कौन से विटामिन के नाम क्या क्या हैं। तो मैंने बताया था कि स्कर्विक एसिड, स्कर्वी अम्ल कौन सा है? विटामिन सी। तो स्कर्वी रोग किससे होगा? विटामिन सी से होगा। ठीक है, विटामिन ए का नाम क्या बताया था मैंने? रेटिनॉल। इसका तो आंसर हो जाएगा डी। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल। बी का क्या हो जाएगा? थायमिन। आयोडीन बेटा गलत आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे जल्दी से। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी, देखिए गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, और यह भारत की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है। 1376 किलोमीटर लंबी होती है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी बेटा कौन सा हो जाएगा? ए इज अ करेक्ट आंसर, यमुना, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। किसे डॉक्टर वायु के नाम से जाना जाता है? मैराथन क्लास में मैंने बताया था स्थानीय पवनें, लोकल विंड, उसमें मैंने एक नाम बताया था। मैंने ये भी बताया था सहारा मरुस्थल से चलकर जाती है, वहां के लोग बीमार हो चुके होते हैं गर्मी से, जब ये हवा लगती है उन्हें राहत मिलती है और उन्हें जीवन दान देती है, इसलिए इसे डॉक्टर वायु कहते हैं। और मैंने पूरा नाम बताया था कि डॉक्टर डैश
है ना। मैं नाम अभी नहीं बोला हूं, ऑप्शन देख लूं पहले, फिर मैं अब आपको बताता हूं। अब पहले तो आप बताइए कौन सा होगा। तो यहां पर कौन सा है, चिनुक। चिनुक तो बेटा उत्तरी अमेरिका की थी। फिर मैंने बताया लू, लू तो पाकिस्तान और भारत की थी। फिर मैंने बताया था सिराको, सिराको बेटा इटली की थी। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं आपको हरमट्टन। तो डॉक्टर हरमट्टन, मैंने कल पूरा नाम लिया था और पूरी डिटेल इसकी बताई थी। तो डॉक्टर हरमट्टन, हरमट्टन एक वायु यानी कि विंड है। क्लियर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अक्टूबर 2023 में किस राज्य ने नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना की शुरुआत करी। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने नीलगिरी तहर की शुरुआत करी। तो नीलगिरी पहाड़ियां जो हैं वो तमिलनाडु में पड़ती हैं और तमिलनाडु ने ही ये शुरुआत करी थी। तो नीलगिरी तहर की शुरुआत किसने करी थी बेटा, तमिलनाडु ने। आपका सेट पेपर PSS 6 होता है खत्म। मिलेंगे अगले PSS 7 में और जल्द नई मैराथन क्लास और 100 क्वेश्चन की सीरीज के साथ। उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। ये जितने भी नोट्स आपको मिल रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं। इंस्टा को फॉलो कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन क्लासेस या नोटिफिकेशन वीडियोज आपको मिल सके। यूट्यूब को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ज्यादा ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करके हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। nextgenplus.in के वेबसाइट या फिर प्ले स्टोर पर जाकर, चाहे वो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल हो चाहे एप्पल का मोबाइल हो, आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।